Assalamu alaikum dear students, I hope so you all are fine. Welcome once again to my YouTube channel FiCraft. This is Saif Ahmed, your physics teacher, and today in this lecture we are going to start our new article, that is turning effect of force, or we can also say it as the moment of force. So let's start from the first slide. सो स्टूडेंट्स, हमने डेली लाइफ में बहुत दफ़ा ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया होता है. हमें बहुत से ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में मूव करते नज़र आते हैं, जिस तरह ये ट्रेन आपके सामने एक स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रही है. क्लियर? इसी तरह बहुत से ऑब्जेक्ट की हमें जो मूवमेंट नज़र आती है वो कुछ रोटेट करते हुए नज़र आते हैं अपने एक्सिस के इर्द गिर्द. मैं अगर आपको याद दिलाता चलूँ तो ज़मीन जो कि अर्थ हमारे ऑर्बिट में जब रोटेट करती है तो उसके सर्कुलर पाथ की मूवमेंट के अलावा एक और मोशन भी होती है जिसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं, जो कि अपने एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन करती है. इसके अलावा अगर हम मज़ीद मोशन की टाइप्स को देखें तो हमारे पास एक वाइब्रेटरी मोशन होगा जो कि टू एंड फ्रो मोशन होता है, जो कि एक ऑब्जेक्ट अपने मेन पॉइंट के इर्द गिर्द, अपने इनिशियल पॉइंट के इर्द गिर्द बार बार रिपीटिव मोशन को परफॉर्म करता है. इसी तरह अगर लास्ट आप एनिमेशन में देखें तो आपको यहाँ पे एक जिगजैग या एक आर्बिट्री पाथ नजर आएगा, जिस तरह की मूवमेंट को हम रैंडम मोशन कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर हमने मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को डिस्कस करना है तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को लिमिटाइज करें और हम रोटेटरी मोशन को पहले अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें. ओके, सो रोटेटरी मोशन को समझने से पहले हम कुछ डिफरेंट डेली लाइफ की एग्जांपल्स को देखते हैं. आपके सामने ये एक फैन जो है ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है. अगर आप गौर करें तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो फैन है, ये रोटेट कर रहा है. बहुत से स्टूडेंट्स टीचर्स के लेक्चर से बोर होते हुए, बैक बेंचर्स खास तौर पर लास्ट में बैठे हुए, अपनी बुक्स को कुछ इस तरह से स्पिन कर रहे होते हैं. तो वहां भी अगर आप मूवमेंट को देखें स्टूडेंट्स, तो वो अपनी फिंगर के ऊपर एक बुक को रोटेट कर रहे होते हैं. इसी तरह ये जो एक बॉल, एक बास्केटबॉल को रोटेट करने का जो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ये आपने बहुत दफ़ा देखी होगी. इसके अलावा अगर आप इस व्हील को देखें जो कि रोटेट कर रहा है एक लाइन के इर्द गिर्द, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, हम पहले ये जान लेते हैं कि ये लाइन ऐसी कौन सी लाइन है जिसके इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, या एक जो पॉइंट है वो पॉइंट का नाम क्या है जिसके इर्द गिर्द जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करेगा. सो हम स्टार्ट करते हैं इस लाइन को अंडरस्टैंड करना. सो स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है, इस लाइन के इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट ने रोटेट करना होता है. आप जितनी भी एग्जांपल्स को देखेंगे, चाहे आपके सामने जो डोर है वो ओपन हो रहा है जस्ट बिकॉज वहां पे हिंजेस हैं और हिंजेस के इर्द गिर्द जो डोर है वो बेसिकली रोटेट करता है. सो आपने सबसे पहले डेफिनेशन जो यहाँ से अंडरस्टैंड करनी है स्टूडेंट्स, वो ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन और एक्सेस ऑफ लाइन और एक्सेस ऑफ रोटेशन. ओके, ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमें ये बताती है एन एक्सेस इज अ लाइन और एक्सेस ऑफ रोटेशन इज अ लाइन अराउंड विच होल बॉडी रोटेट्स. सो आप इन सारी एग्जांपल्स में देखें स्टूडेंट्स, एक लाइन के इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है. क्लियर? अब इसी से हम डेफिनेशन बनाते हैं रोटेटरी मोशन की. द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन. सो बेसिकली हम क्या डील कर रहे हैं, हम स्पिनिंग मोशन देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट की, जो कि एक लाइन के इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट जब रोटेट करता है तो ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन. इसी तरह स्टूडेंट्स, गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील जब आप रोटेट करते हो तो आप अंडरस्टैंड अब कर पा रहे होगे कि उसका ये सेंटर पॉइंट होता है, एक सेंटर रॉड जो गाड़ी की जो अंदर जा रही होती है, इसके इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट जो है ये रोटेट करता है. तो आप जितनी भी एग्जांपल्स रोटेटरी मोशन में देखेंगे स्टूडेंट्स, उसमें एक चीज कॉमन होगी और वो होगी एक्सेस ऑफ रोटेशन. दैट्स मीन एक ऑब्जेक्ट ने रोटेट करना है एक लाइन के इर्द गिर्द, उस लाइन को हम एक्सेस ऑफ रोटेशन कहते हैं. सो एन एक्सेस इज अ लाइन और एक्सेस ऑफ रोटेशन इज अ लाइन अराउंड विच अ होल ऑब्जेक्ट कैन रोटेट. क्लियर हो गया? देन अगेन रोटेटरी मोशन की आप डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, यहीं से हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. अब ये वर्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस भी यूज आप कर सकते हैं. इसके अलावा मोमेंट ऑफ फोर्स का ये वर्ड ये भी आप यूज कर सकते हैं.
सो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है स्टूडेंट्स? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स और टेंडेंसी टू टर्न इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। सेम डेफिनेशन अगर आपको याद हो, आपने फोर्सेस में भी पढ़ी है। सो फोर्सेस में एक डेफिनेशन ये होती है कि फोर्स डिफॉर्म्स और टेंड्स टू डिफॉर्म। फोर्स जो कि डिफॉर्म करता है या सिर्फ कोशिश करता है, हम उसको भी कंसीडर करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ फोर्स में द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, जो फोर्स टर्न प्रोड्यूस कर रही है, हम उसको भी कंसीडर करेंगे। और टेंडेंसी टू टर्न, या वो फोर्स जो कि ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाने के लिए, हम ऐसी फोर्सेस को भी कंसीडर करेंगे। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन बोथ द साइज ऑफ फोर्स एंड हाउ फार इट इज अप्लाइड फ्रॉम द पिवट। हम स्टूडेंट आसान करते हैं मोमेंट को, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से मोमेंट के लिए ये दो फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इमेजिन करें स्टूडेंट्स, ये आपके पास आपके रूम का एक डोर है जिसको आपने रोटेट करना है और यहाँ पे आपका हैंडल एक मौजूद है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हिंजेस कहाँ पे हैं स्टूडेंट? हिंजेस जो है बेटा वो कहाँ पे हैं? इस कॉर्नर पे। अब सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे फोर्स, इस हैंडल फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो डोर है वो ज़्यादा स्पीड से ओपन होगा। अगर कम लगाएंगे तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट कम स्पीड से ओपन होगा। अंडरस्टैंड? गुड। अब एक और बात जो मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि अगर आप फोर्सेस, अगर जो आप अप्लाई फोर्स कर रहे हो, चाहे वो दोनों हाथों से अप्लाई कर रहे हो, एक हाथ से अप्लाई कर रहे हो, अगर ये ज़रा ध्यान से बेटा सुनिएगा, जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हो इस कॉर्नर पे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि डोर जो है बड़ी इजीली ओपन हो रहा है। लेकिन अगर यही फोर्स अब हिंजेस के क्लोज स्टूडेंट्स लगाओ, दैट्स मीन हिंजेस अगर यहाँ पे है तो आप यहाँ पे फोर्स लगाओ, हिंजेस के करीब फोर्स लगाओ, क्या डोर ओपन होगा? ओपन हो भी गया तो इतनी ज्यादा स्पीड से ओपन नहीं होगा या इतना आसानी से ओपन नहीं होगा एज कंपेयर टू द फोर्स जब आपने हैंडल, दैट्स मीन दूसरे कॉर्नर के ऊपर अप्लाई किया। इसका मतलब है डोर को ओपन करने के लिए सिर्फ फोर्स का लगाना स्टूडेंट्स काफी नहीं है, फोर्स को किस जगह पे लगा रहे हो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। सो हम एग्जाम डेफिनेशन मार्क कर लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स की। इट इज द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। सो स्टूडेंट्स, हमने फोर्स की बात कर ली, फोर्स की इतनी वैल्यू होनी चाहिए, ऑब्वियसली हम कंसीडर करेंगे। लेकिन इसके अलावा फोर्स को कहाँ लगाना है, ऑब्वियसली ये भी बहुत ही ज़रूरी है। सो बेटा हम डिफाइन कर रहे हैं अगेन मोमेंट को। इट इज़ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, मैं अंडरलाइन कर दूं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। पिवट क्या है? वो पॉइंट जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ लाइन जो है वो पास होती है। दैट्स मीन इस टाइम जो इस डायग्राम में पिवट है वो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट ने रोटेट करना है। इट्स सिंपल, गुड। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है? ये वाली लाइन होगी। या अगर हम सिर्फ पिवट की बात करें स्टूडेंट्स, तो पिवट इस टाइम कौन सा पॉइंट हो गया? ये वाला पॉइंट हो गया जिसको मैं मार्क अगेन कर रहा हूं, जिसके इर्द गिर्द ये स्पैनर जो है ये रोटेट कर रहा है। अंडरस्टैंड? गुड। आप फोर्स कहां लगा रहे हो? यहां पे फोर्स लगा रहे हो। अब मैं जो स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं वो परपेंडिकुलर फोर्स का बताने लगा हूं। क्लियर हो गया? गुड। परपेंडिकुलर फोर्स कौन सी फोर्स होती है? द परपेंडिकुलर फोर्स, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ फोर्स। ओके, दैट्स मीन जहां पे फोर्स अप्लाई हो रही है वहां से पिवट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम कंसीडर करेंगे। सो अगर मैं ये डायग्राम दोबारा बनाऊं तो पिवट स्टूडेंट्स कहां पे? यहां पे। और जो अप्लाइड फोर्स है वो कहां है? इस जगह पे है। और अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स तो यहां पे जो एंगल बन रहा है ये कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ऑब्वियसली ये एंगल शफल भी हो सकता है आप डोर ओपन करते हुए 90 डिग्री हर बार नहीं लगाएं, लेकिन अगर आप 90 डिग्री लगाओगे तो मैक्सिमम रोटेशन, मैक्सिमम स्पीड की रोटेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। सो आपने स्टूडेंट इस स्लाइड से दो चीजें सीखी। एक आपने डेफिनेशन सीखी, इट इज द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। आपने सेकेंड कॉन्सेप्ट लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? वो डिस्टेंस होता है जो कि फोर्स से पिवट तक का डिस्टेंस है। दैट्स मीन यू हैव टू कंसीडर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ फोर्स दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर. That's mean that both the lines are making angle 90 degree to each other. So you can say that this is the perpendicular this is the distance of perpendicular distance that is represented by L, and this is the 90 degree angle which is in between the force and the L.
क्लियर स्टूडेंट? इसको रिपीट कर लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि फोर्स और पिवट के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना जरूर होना चाहिए, ठीक है, मोमेंट के कॉन्सेप्ट में। क्लियर? इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आगे जाके हम जब पास्ट पेपर के क्वेश्चन करें तो आप वहां पे मिस्टेक ना कर दें। एक दफा दोबारा देखिएगा स्टूडेंट्स, ये बेटा क्या है, ये है पिवट है। क्लियर? अच्छा, ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा। एक डिस्टेंस यहां से यहां तक है, ये स्टूडेंट्स है 2 मीटर। ओके, एक डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, ये है स्टूडेंट्स 3 मीटर। ओके, आप स्टूडेंट्स फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूं इस टाइम। ओके, सो आप इस डायरेक्शन में क्या अप्लाई कर रहे हैं, बोले स्टूडेंट्स, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब फोर्स से पिवट तक के 2 डिस्टेंस आपके पास हैं। एक इस फोर्स से जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो 3 मीटर है, और एक इस फोर्स से पिवट तक का डिस्टेंस आपके सामने मेंशन है जो कि 2 मीटर है। अब प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां है स्टूडेंट्स कि फोर्स ये कुछ इस तरह है, दैट्स मीन उस साइड पे लग रही है। ओके, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो डिस्टेंस है ये स्टूडेंट्स कितना है, 3 मीटर। तो क्या ये दोनों लाइंस आपस में 90 डिग्री पे है? नहीं स्टूडेंट्स, ये आपस में 0 डिग्री पे होगी, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 0 डिग्री पे होंगी अगर ये आपस में एंगल, अगर ये आपस में पैरेलल है। अगर ये एंटी पैरेलल हुई तो 180 डिग्री होगा। इसके अलावा तो कोई और कंडीशन, कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर मैं चेक करूं इस फोर्स को, अगर मैं यहां से गायब करूं और अगर मैं यहां पे सिर्फ 2 मीटर की का डिस्टेंस शो करूं पिवट तक का, तो आप अंडरस्टैंड इंशाल्लाह कर पाएंगे कि ये जो 2 डिस्टेंस है, ये जो 2 लाइन्स हैं, ये आपस में क्या, कौन सा एंगल बना रही हैं, 90 डिग्री बना रही है। सो दैट्स मीन आप 3 मीटर डिस्टेंस को कंसीडर नहीं करोगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आप फोर्स का पिवट तक के डिस्टेंस को पहचानने के लिए 90 डिग्री को पहचानेंगे, और 90 डिग्री इस टाइम फोर्स और 2 मीटर बना रहा है, फोर्स और 3 मीटर हरगिज नहीं बना रहा। सो आपने ये देखना है स्टूडेंट, जैसे ही हम अभी पास्ट पेपर के क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सो आपने ये बहुत अच्छी तरह देखना है कि फोर्स किस तरह से 90 डिग्री बना रही है पिवट तक के डिस्टेंस के साथ। क्लियर? याद रहे कि बहुत से डिस्टेंस के साथ वो पैरेलल बनाएगी, बहुत से डिस्टेंस के साथ वो परपेंडिकुलर बनाएगी। सो आपने चूज करना है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस चीज को मैंने इसलिए काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया है क्योंकि आगे सारी जब प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट की तरफ। तो अंडरस्टैंड आप इंशाल्लाह कर पाएंगे इसको। बहुत ही सिंपल है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को इस तरह रोटेट किया जाए जिस तरह यहां पे ये रोटेट हो रहा है। ओके, सो अगर मैं यहां पे क्लॉक बनाऊं एक, और हम इसको क्लॉक से समझें तो यहां पे 12, यहां पे 3, यहां पे 6, यहां पे 9, इट्स सिंपल। सो अगर रोटेशन स्टूडेंट इस तरह हो कि जैसे क्लॉक की नीडल रोटेट करती है, सो हम इसको कहेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन। इट्स इजी। अगर रोटेशन कुछ इस तरह हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करे ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स मीन 6, 3, 12, 9, सो इसको हम कहेंगे काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सो यहां से स्टूडेंट्स हमने 2 इंफॉर्मेशन गेन की। एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास रोटेशन 2 टाइप्स की है, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम इस डायग्राम को थॉरोली एक्सप्लेन करते हैं। यहां देखिए स्टूडेंट, यहां पे आपके पास पिवट है और यहां पे आपके पास अप्लाइड फोर्स है जो कि कभी आपको ऊपर लगती नजर आ रही है, कभी आपको नीचे लगती नजर आ रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब जब ये फोर्स नीचे लगती है, डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, तो आप देखेंगे कि यहां पे काउंटर क्लॉकवाइज लिखा आता है क्योंकि जो रोटेशन है वो अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ द नीडल ऑफ द क्लॉक है। क्लियर? जैसे ये फोर्स अप साइड लगेगी तो ये जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज लगेगी, दैट्स मीन ये अब वो फॉलो कर रही है क्लॉक की मूवमेंट की, क्लॉक की जो नीडल की मूवमेंट है उसको फॉलो कर रही है। क्लियर? ओके, अब इसी तरह हम इसको डिफाइन करते हैं। अब चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, और मोशन भी कैसी, जो कि रोटेटरी है, सो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं काउंटर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये एक ही नाम होता है। क्लियर? सो काउंटर क्लॉकवाइज दैट्स मीन एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज दैट्स मीन जो कि क्लॉकवाइज जो क्लॉक नीडल है उस तरह की मूवमेंट हो रही है। क्लियर? ओके, सो अगर हम मूवमेंट को कुछ इस तरह होते हुए देखें कि वो क्लॉक की नीडल की तरह रोटेट हो रही है,
तो फोर्स लग रही है जो कि परपेंडिकुलर होगी किसके साथ, पिवट के साथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। सो इस सेंस में जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स उसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट, जो कि आपके सामने ऐसे ये देखें, अब ये ऐसे रोटेट करेगा। क्लियर? दोबारा देख लें, क्लॉकवाइज ये इस तरह रोटेट कर रहे हैं जैसे क्लॉक की नीडल रोटेट करती है। ओके, अगर रोटेशन ऐसी हो कि जिसमें आपके पास जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये देखिए ये क्लॉक की नीडल की अगेंस्ट जा रहा है, सो इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। याद रहे स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, पिवट से फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, कभी क्लॉकवाइज रोटेशन कभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस होगा। ओके, हम बात करते हैं इस टाइम फर्स्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की, जिसमें यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट द पिवट। तो पिवट आपके पास स्टूडेंट्स कहाँ है, इस पॉइंट पे पिवट है। स्टूडेंट्स आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आपके पास इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, एक फोर्स लग रही है 12 न्यूटन। इस 20 न्यूटन का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स पिवट तक का वो आपको मेंशन है 4 मीटर, और 12 न्यूटन का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस पिवट तक का ये भी आपको मेंशन है। आपने अब स्टेप्स किनको फॉलो करना है, ये 5 स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स मोमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला स्टेप क्या, आप फोर्सेस पे एरो लगा लो। अगर एरो नहीं गिवन, दैट्स मीन कि अगर वेट का एरो नहीं गिवन तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेट की जो डायरेक्शन है वो नीचे है। इसके अलावा अगर कोई भी वो फोर्स का नाम दे देता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको वो भी आइडेंटिफाई करना है कि रोटेशन के जो फोर्स के एरो लगेंगे वो किस तरफ लगेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि एरो आपका फर्स्ट स्टेप है। सो आपने देख लेना कि एरो लगे, देन आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने देखना है कि पिवट कहाँ पे है। तो पिवट बहुत से कॉन्सेप्ट में, बहुत से क्वेश्चन में मेंशन होता है स्टूडेंट, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल हाई करेंगे वहां पे पिवट हमें नहीं मेंशन होगा। सो हमने सबसे पहले क्या कंसीडर कर लेना है, पिवट को हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस नहीं स्टूडेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। सो 20 का पिवट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, फोर्स वर्टिकल है ऐसे, और डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। सो ये डिस्टेंस किसके बराबर है स्टूडेंट्स, 4 मीटर के बराबर है। सो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे। इट्स इजी, गुड। ओके, अब हम देखते हैं दूसरी फोर्स का डिस्टेंस पिवट तक का। सो अब जब आप इसका डिस्टेंस देखोगे स्टूडेंट, सो 12 मल्टीप्लाई कहाँ तक डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, और कहाँ तक ये बनेगा, ये बनेगा स्टूडेंट्स पिवट तक बनेगा। सो ये डिस्टेंस कौन कौन सा है, 3 + 4, सो 12 मल्टीप्लाई 3 + 4 7। ये आपने दोनों डिस्टेंस को मोमेंट निकाल लिया ऑब्वियसली। ठीक है, अब टाइप ऑफ मोमेंट, अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। इमेजिन करो ये फोर्स, ऊपर वाली फोर्स आपके पास नहीं है, इसको गायब कर देते हैं, सिर्फ नीचे वाली फोर्स। तो अगर ये वाली फोर्स हो तो ये रोटेशन कैसे प्रोड्यूस करेगी स्टूडेंट्स, जैसे ये पिवट की तरफ, तो क्या मैं ऐसे इसको बना सकता हूँ, दैट्स मीन ये फोर्स चाहती है कि इस तरह मूवमेंट हो। सो इस तरह की मूवमेंट को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं। सो मैं इसके साथ लिख देता हूँ क्लॉकवाइज। अब आपने स्टूडेंट्स इमेजिन करना है कि दूसरी फोर्स नहीं है, सिर्फ आपके पास कौन सी फोर्स है, आपके पास 12 न्यूटन वाली फोर्स है। 20 न्यूटन वाली फोर्स गायब होगी, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि आपने टेंडेंसी को भी चेक करना है। सो 12 अगर नीचे वाली फोर्स ना हो, 20 न्यूटन वाली फोर्स ना हो स्टूडेंट्स, रोटेशन कैसी होगी, कुछ इस तरह से रोटेशन होगी। तो इसको हम कह देंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? ओके, सो इसके साथ मैं मेंशन कर देता हूं 12 मल्टीप्लाई 4 + 3 = 7, एंड दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। सो याद रखिएगा स्टूडेंट, रिजल्टेंट मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू, आपने दोनों मोमेंट को आपस में माइनस करना है। सेम ऐसे जैसे रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स कर देते हैं, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स कर देते हैं, इसी तरह रिजल्टेंट मोमेंट निकालने के लिए आपको इन दोनों जो मोमेंट है उनको माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब आप इनमें से देखेंगे कि कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, माइनस कर देते हैं। क्लियर? सो मेरे पास 12 मल्टीप्लाई 7 है, इसका आंसर स्टूडेंट्स आता है 84, और इसका आंसर आता है 80। सो मैं ACW मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, माइनस CW क्लॉकवाइज मोमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देता। तो स्टूडेंट्स अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं इसको,
तो मेरे पास क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दैट्स मीन आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 12 मल्टीप्लाई 7 माइनस 20 मल्टीप्लाई 4. So 12 multiply 7 RM, that's mean resultant moment. So 12 multiply 7, it's mean it's I think so 84 and it's 80. So if you subtract both the values, you get 4 Newton meter. This is the unit of moment. Just because the moment is the product of force multiplied distance, so the unit of force is Newton and the unit of distance is meter. But अब ध्यान से देखिए, इसके साथ स्टूडेंट्स कौन सा साइन आ रहा है, ऑब्वियसली प्लस है, माइनस तो आया नहीं है। तो प्लस किसके साथ है, प्लस 20 क्लॉकवाइज के साथ है ना, माइनस किसके साथ है, क्लॉकवाइज के। तो अगर एंड पे आंसर पे साइन नेगेटिव आ जाए तो दैट्स मीन आपकी रोटेशन क्लॉकवाइज है। अगर आंसर पॉजिटिव में आ जाए तो आपकी रोटेशन ऑब्वियसली किसकी तरफ हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ हो जाएगी। सो एक मार्क्स इसका भी होगा स्टूडेंट्स कि हमने मेंशन करना है कि ये जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है ये किस तरफ हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। और आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है ये 84 है, ये हायर वैल्यू है, और ये 80 जो है ये लोअर वैल्यू है। सो ऑब्वियसली रोटेशन या नेट रिजल्टेंट मोमेंट किसकी तरफ नहीं जाएगा, आपका 84 की तरफ जाएगा, दैट्स मीन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, और बाकी जो इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।